हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। यूरोप महाद्वीप ये भी भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैं एशिया महाद्वीप पर वीडियो डाल चुका हूँ, वो ज़रूर आप देख ले। यूरोप महाद्वीप में जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसका सीधा सा इसमें सरल तरीका से जवाब और सुंदर तरीका से समझाया गया है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैप के माध्यम से समझाया गया है कहाँ पर्वत है, कैसा पर्वत है, और कौन सा देश किस देश के बगल में है, और भी शब्द जो भी है उसको पिरो के समझाया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यूरोप महाद्वीप फ्रेंड्स, ये पूरा विश्व का मानचित्र है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। 7 महाद्वीप है फ्रेंड्स। उसमें से आपको यूरोप महाद्वीप पर देखना है। ये यूरोप महाद्वीप है जिसको आज हम लोग कवर अप करेंगे। ये फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है, जो कि राजनीतिक मानचित्र है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स प्राकृतिक मानचित्र है, जो कि आप देख रहे हैं। प्राकृतिक और राजनीतिक में ये अंतर होता है कि प्राकृतिक में प्राकृतिक वस्तु और प्राकृतिक वस्तु जैसे नदी, पर्वत, पठार, ये सब दर्शाए जाते हैं। और राजनीतिक में और राज्य संबंधित नगर दर्शाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो। यूराल एवं काकेस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करते हैं। यूराल एवं काकेस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करते हैं। कौन सा पर्वत? यूराल एवं काकेस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं वीडियो के माध्यम। ये फ्रेंड्स वीडियो में मैप आपको यूराल पर्वत ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यूराल पर्वत, ये फ्रेंड्स ये इस साइड एशिया और ये साइड पूरा यूरोप है। और काकेस पर्वत यहाँ पर सीमा बना रहा है एशिया के साथ, ये पूरा एशिया है इधर। तो काकेस पर्वत और यूराल पर्वत एशिया के साथ यूरोप की सीमा को साझा करता है। ये अब यहाँ पूरा यूरोप है, काला सागर, कैस्पियन सागर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस महाद्वीप में टोटल 46 देश है, यानी कि 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। जैसा कि आपको पता होगा, पेरिस, लंदन, डबलिन और स्विट्जरलैंड का बहुत सा शहर फ्रेंड्स, ये सब नगरीकृत है, काफ़ी नगरीकृत और विकसित है। यूरोप का अधिकांश देश विकसित है, इसलिए इसे नगरीकृत महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसको समझते हैं हम लोग। इसमें देखिए कि अधिकांश देश तीन ओर से समुद्र से घिरे हैं, तीनों ओर से समुद्र से घिरे हैं और एक ओर से स्थल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है और प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि हर वो देश, ज़्यादातर विकसित देश, ये समुद्र से जुड़े हुए हैं तीन ओर से, और एक ओर से स्थल से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यह महाद्वीप यूरोप को छोड़कर यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बड़ा यूरोप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बड़ा यूरोप है। यानी छठे नंबर पर यूरोप आता है और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया आता है। 7 महाद्वीप है। चलिए अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप की चौहद्दी।
तो यूरोप महाद्वीप की चौहद्दी यहीं से देख लेते हैं, वर्ल्ड वीडियो में से, वर्ल्ड मैप से ही। उत्तर में उत्तरी ध्रुव, उत्तर में उत्तरी ध्रुव देख सकते हैं फ्रेंड्स, उत्तर में उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है फ्रेंड्स। लेकिन हम यूरोप देख रहे हैं, यानी ये देख रहे हैं, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, भूमध्य सागर और काला सागर, ये यूरोप की सीमा, ये काला सागर, तथा पश्चिम में अंध महासागर, पश्चिम में यानी कि इस साइड पश्चिम में अंध महासागर, और अंध महासागर अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। और पूर्व में एशिया महाद्वीप है, पूर्व में एशिया महाद्वीप है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। यह एस आकार का है, मेरे रेलवे एग्जाम में पूछा गया था कि एस आकार का कौन सा महासागर पड़ता है, और एशिया महाद्वीप पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज है जो कि रूस में है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज है जो कि रूस में है। अब रूस को आप वर्ल्ड मैप से ही समझेंगे। ये फ्रेंड्स रूस है, पूरा रूस का मानचित्र है फ्रेंड्स, ये रूस का मानचित्र है, रूस है। और यही एल्ब्रूज है जो कि 5642 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसको हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रूस एरिया में पड़ता है, और इधर भी रूस है जो कि इसके टोटल भाग को, एशिया में रूस के भाग को साइबेरिया कहते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ एल्ब्रूज पर्वत कहाँ है, तो एल्ब्रूज देखिए यहाँ है, ये रूस का भाग है एल्ब्रूज पर्वतमाला, और ये 5642 मीटर ऊंचा है जो कि रूस में स्थित है। रूस की राजधानी मास्को जो कि मास्कोवा नदी पर स्थित है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, और आल्प्स किस क्षेत्र में पड़ता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। नेक्स्ट में आल्प्स की मैटर हॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा बनाती है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। तो आल्प्स किस क्षेत्र में पड़ता है, देखिए यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड बर्न पता है आपको, इसकी राजधानी है, और ये इटली है, ये यहाँ फ्रांस है, और ये जर्मनी है। यहाँ पर आपको आल्प्स पड़ता है, आल्प्स पर्वत जिसकी ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो कि फ्रांस में है। ये फ्रांस है दोस्त, फ्रांस। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रांस है, आपको जैसे कि मैं अभी बता रहा था, ये फ्रांस है, और ये स्विट्जरलैंड, इटली। आल्प्स की मैटर हॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड में और इटली की सीमा बनाती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इटली की सीमा बन रही है स्विट्जरलैंड के साथ, यहाँ ये फ्रांस है, और ये स्विट्जरलैंड के साथ बन रही है इटली की सीमा। और किसके द्वारा बन रही है, तो मैटर हॉर्न द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड, यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी है जो कि 2842 किलोमीटर लंबी है। जैसा कि फ्रेंड्स भारत में सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर गंगा है। तो फ्रेंड्स ये नदी जो डेन्यूब नदी है, ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट गिरती है। तो हम लोग देखते हैं डेन्यूब नदी का स्थिति। ये देखिए फ्रेंड्स, डेन्यूब नदी चेक, ऑस्ट्रिया के स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया
और यूक्रेन के नज़दीक काला सागर में आके गिरती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, चेक गणराज्य जिसकी राजधानी प्रयाग, हंगरी बुडापेस्ट जिसकी राजधानी, और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और बुल्गारिया सोफिया के नज़दीक यूक्रेन की सीमा के नज़दीक काला सागर में गिरती है। और यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह है। 3 बंदरगाह है। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों बंदरगाह बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना। वियना आपका यहाँ पर है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, उससे इस एरिया को कवर अप करती है। तो इस एरिया से भूमध्य सागर होते हुए माल ढुलाई होता है, जो कि यूरोप के अंदर तक जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसे यानी कि वोल्गा काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीपों के भीतर, यानी यूरोप महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगी है, क्योंकि इसे मिलाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये वोल्गा नदी है, यहाँ पर वोल्गा नदी है, और यहाँ पर डॉन नदी को इसमें मिला दिया गया है। वोल्गा नदी और डॉन नदी इसको इस तरह से मिला के और यहाँ काला सागर में गिरा दिया गया है। काला सागर में गिरा दिया गया। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3687 है, 3687 किलोमीटर। फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी 2525 गंगा है, और एशिया की यांग टीसी क्यांग सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि विक्टोरिया झील नील नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और भूमध्य सागर में गिरने से पहले वो 6690 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में 12 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि टेम्स नदी पर बसा हुआ है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि टेम्स नदी पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस को विश्व में विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन नगरी कहा जाता है। और इसके एक शहर जिसका नाम है कॉन फ्रांस एक प्रमुख शहर है, जो कि कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। चलिए एक बार हम लोग मैप में देखते हैं फ्रांस और ब्रिटेन की स्थिति। ये फ्रेंड्स ब्रिटेन है, और यहाँ ये फ्रांस है। ब्रिटेन और फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी पर है, और लंदन जो है कि टेम्स नदी पर है, टेम्स। आप जानते होंगे कि ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम से होके गुजरती है, मतलब नज़दीकी है। तो इसलिए इसको लंदन को याद रखने के लिए, लंदन कौन सी नदी पर है, तो टाइम से याद रख सकते हैं, टेम्स नदी पर। और फ्रांस देखने में सुंदर है, तो इसको याद रख सकते हैं सीन, यानी सीन बहुत सुंदर है तो देखने के लिए, तो इसलिए सीन नदी पर फ्रांस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य, कौन सा? यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। इसे विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया भी कहते हैं। अब देखिए यूक्रेन कहाँ है, तो यूरोप में यूक्रेन इस जगह पर है, यानी कि बेलारूस, पोलैंड और रूस की सीमा के बगल में है यूक्रेन। और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं क्रीमिया, जो कि रूस के साथ इसका विवाद है, रूस इसे हड़पे हुए है। ये यूक्रेन बोलता है कि यह मेरी ज़मीन है, तो इसमें विवाद है। चलिए इसको समझते हैं कि गेहूं उत्पादन क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन, और इसे विश्व का अन्न भंडार, रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है। यूरोप
यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। विश्व का अन्न भंडार है, जो कि मैं मैप के माध्यम से बताया कि यूक्रेन कहाँ है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। इटली को भी मैंने दिखाया। ये फ्रेंड्स यूक्रेन, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ, यूक्रेन काला सागर के नज़दीक में। और ये इटली जो कि भूमध्य सागर के ये इटली जो कि भूमध्य सागर के नज़दीक में है। इटली जो कि विश्व में अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यूरोप राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंततः स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी कहाँ है फ्रेंड्स? देखते हैं राइन नदी। ये फ्रेंड्स देखिए, राइन नदी इन कर दिया है। राइन नदी है जो कि अंतः स्थलीय जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। यह ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी यहाँ पर है फ्रेंड्स, ब्लैक फॉरेस्ट से होके हर्ष पर्वत होते हुए ये निकलती है। और इसे इसीलिए अंतः स्थलीय जलमार्ग कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माल ढुलाई होती है। और राइन को व्यस्त नदी भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा माल ढुलाई के कारण। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंटल रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कस्तूतुनिया नगर तक जाती है, यानी मध्य में है। ओरिएंट रेल मार्ग जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कस्तूतुनिया नगर तक जाती है। वर्ल्ड मैप में आप फ्रेंड देखिए, ये फ्रांस है और फ्रांस से टर्की के ये देखिए टर्की, ये एशिया का भाग है, मैं इसे यूरोप मैप में समझा। फ्रांस से होते हुए ये टर्की है फ्रेंड्स, ये टर्की है। और यहाँ पर टर्की, यहाँ पर इसको यानी इस रेल मार्ग को पूरा किया जाता है। ओरिएंटेड रेल मार्ग को फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया, यानी कि यहाँ कुस्तुतुनिया नगर है, कुस्तुतुनिया तक पूरा किया जाता है। फ्रेंड्स, एक और बात है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो तुर्की है वो एशिया में पड़ता है और इसका एक छोटा सा हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो इस कारण विवाद रहता है, इस कारण से इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है, जो यूरोप में है। उसके कुछ भाग यूरोप में पड़ते हैं और ज़्यादातर भाग उसका एशिया में पड़ता है, जो कि यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है, उसका अदर भाग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यूराल पर्वत द्वारा अलग हो रहा है, ये रूस, और ये भी रूस है, लेकिन ये एशिया का भाग है जिसे साइबेरिया कहते हैं। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, लेकिन इसका जनसंख्या सुनिएगा तो ये इसका जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ है, सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ है। और भारत में 10 करोड़ से प्लस तो बिहार का जनसंख्या है, 19 करोड़ आपका यूपी की जनसंख्या है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है, जो कि मैं फर्स्ट में बता चुका हूँ कि आल्प्स पर्वत इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस क्षेत्र में पड़ता है। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। पो से याद रख सकते हैं कि पो शब्द वहाँ ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि पोप। मैं इटली के बारे में कुछ विशेष बताता हूँ। ये फ्रेंड्स इटली है, जिसकी राजधानी रोम, और यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा देश बसा हुआ है, वेटिकन सिटी, जो कि पोप के लिए प्रसिद्ध है,
प्रसिद्ध है। पोप का मतलब होता है कि ईसाइयों का फादर, ईसाइयों का जिसे फादर उन लोग कहते हैं बड़ा रूप में, उनका बात माना जाता है। तो यहाँ खाली पोप बसे हुए हैं वेटिकन सिटी में। यूरोप में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। यूरोप में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। तो इटली और स्वीडन क्यों? फ्रेंड्स, सबसे पहले जल विद्युत का विकास वही कर सकता है जो जल से लगा हो, जल से लगा हो देश। तो ये देखिए इटली जल से लगा हुआ है और स्वीडन भी यहाँ जल से लगा हुआ है। तो ये दोनों जल विद्युत का ज़्यादा विकास किया है, जल विद्युत का, ना कि दूसरे विद्युत का। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फ्रांस को वाइनयार्ड या नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। वाइनयार्ड यानी उसे, वाइन में शराब होता है इसलिए वाइनयार्ड कहते हैं। और फ्रांस में शैंपेन शराब काफ़ी प्रसिद्ध है। और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्वे, ये फ्रेंड्स नॉर्वेजियन सागर के बगल में नॉर्वे है। नॉर्वेजियन सागर के बगल में नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो, नॉर्वे और ओस्लो, उसकी राजधानी ओस्लो है। देखिए ज़्यादातर तट है इससे संबंधित लगा हुआ तट, या बेनिंग में ओलैंड, नामसेस, मोजोन। तो इसलिए इसे फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। किसे? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इंग्लिश चैनल या इंग्लिश जलमार्ग ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। ये ग्रेट ब्रिटेन फ्रेंड्स, और ये फ्रांस को इंग्लिश चैनल अलग करती है। फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम क्या है, आज मैं इसको भी आपको समझाऊंगा आगे। डोवर जल डमरू से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है डोवर जल डमरू। यहीं पर इंग्लिश चैनल के जस्ट बगल में डोवर जल डमरू है फ्रेंड्स। इस एरिया में डोवर जल डमरू है और ये रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो कि 50 किलोमीटर लगभग है और इसकी गहराई 75 मीटर है। 75 मीटर गहराई। इसका शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ था और 14 नवंबर 1994 को यह बन के पूरी तरीक़ा से तैयार हो चुका था, यानी कि कह सकते हैं शुरू भी हो गया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा और प्रथम पुरुष मिहिर सेन थे। ऐसे दोस्त चीन में भी बनाया जा रहा है एक समुद्री पुल के रूप में, जो कि 6.8 किलोमीटर है और 5.4 किलोमीटर समुद्र के ऊपर से है और 1.2 किलोमीटर पानी के अंदर से है। ये 8 लेन का है, 8 लेन का, और ये लगभग 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। फ्रांस वाइनयार्ड। गल्फ स्ट्रीम जलधारा 22 नंबर। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का कंबल के उपनाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जलधारा क्या है, इसको समझते हैं। ये फ्रेंड्स जलधारा देखिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, कैनेरी जलधारा, और इधर ठंडी जलधारा जो कि फॉकलैंड पेरू जलधारा है। तो ये गर्म और ठंडा का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स ये देखिए भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और यहाँ धूप यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इस कारण से इसके बगल से जो भी धारा गुजरेगी वो गर्म गुजरेगी, यहाँ से जो भी गुजरेगी वो गर्म गुजरेगी, और जो नीचे से या ऊपर से आएगी तो वो ठंडी आएगी। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये फ्रेंड्स विषुवत रेखा है बीच से, जो कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ता है। आपको पता है कि अफ्रीकन देश में इस एरिया में काफ़ी काले लोग पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऊपर की ओर यदि जाते हैं तो ठंडी, और नीचे की ओर भी जाते हैं तो ठंडी, और इससे लगा हुआ हवा जो भी होता है वो गर्म होता है, जलधारा भी गर्म होता है, और इधर से जो
जलधारा जाती है वो ठंडी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए, यहाँ गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ से निकलती है, ये जाती है, जो कि गर्म हवाओं को वहाँ लेके जाती है, यानी यूरोप में, और इसी कारण गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। और फ्रेंड एक और बात कि ये दोनों धारा, गर्म धारा और ठंडी धारा जब जहाँ मिलती है वहाँ मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ एक घास पाया जाता है, वो घास मछलियाँ काफ़ी खाती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। इसमें इसी तरह से ये गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म हो गई, कैनेरी धारा गर्म हो गई। देखिए इसका ये देखिए एरो का निशान देखिए, यहाँ से उतर चढ़ रही है। उत्तर अटलांटिक धारा भी गर्म है। ओके दोस्त, ये देखिए लैब्रोड की धारा ठंडी है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, दिख रहा है आपको ये एरो का निशान। ये भी देखिए जो नीचे से जलधारा जा रही है वो भी ठंडी है, जैसे कि आपको फॉकलैंड, पेरू, और ये ब्राज़ील की धारा इधर से आ रही है, क्योंकि यहाँ ब्राज़ील पड़ता है, और ये पेरू पड़ रहा है चिली के बगल में, पेरू देश। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में हर तरह का खेल होता है और ज़्यादातर खेलों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड मैप में देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए फ्रेंड, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है जिसकी राजधानी बर्न है, और इसे प्ले ग्राउंड ऑफ, ये स्विट्ज़रलैंड के बगल में जर्मनी, इधर फ्रांस, ये साइड इटली, और छोटा सा हिस्सा ऑस्ट्रिया का लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुर्की एशिया का भाग है और इसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप में है। नेक्स्ट, यह काला सागर भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। कौन? तुर्की। कौन? तो तुर्की। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी जो अंकारा है वो यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है, और ऐसे एशिया महाद्वीप का हिस्सा है तुर्की। ये फ्रेंड्स एशिया का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि तुर्की यहाँ पर है, ये तुर्की यहाँ पर है, और इसका ये भाग जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ये भाग ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में ये अवस्थित है तुर्की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो राजधानी यहाँ पर है अंकारा, वो यूरोप में पड़ता है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की। इस तटबंध को डाइक कहा जाता है, और इस प्रकार के प्राप्त भूमि को फोल्डर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप न्यूज में सुने होंगे कि चीन समुद्र में मतलब डुप्लीकेट महाद्वीप मतलब द्वीप बना रहा है। तो वो किस तरीक़ा से बना रहा है? तो वो जल के अंदर से बालू निकाल के और अपने तट के बगल में डाल रहा है, जिससे कि एक डुप्लीकेट ज़मीन तैयार हो रहा है। और ये ज़मीन जो तैयार हो रहा है इसको हम डाइक कहते हैं, और जो तैयार करने का तटबंध का तरीका जो है इसको डाइक कहते हैं, यानी इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। और इससे बनी भूमि, जितना भी भूमि बना हो ज़्यादातर, उसे पोल्डर कहते हैं। देखिए नीदरलैंड कहाँ है? तो नीदरलैंड ये है जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। फिर से, नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़ी तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को डाइक कहा जाता है, और इससे प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। और देखिए अभी इसमें आया उत्तरी सागर, नीदरलैंड ने उत्तरी सागर में ये काम किया, तो उत्तरी सागर यहाँ है, उत्तरी सागर यहाँ है, और ये नीदरलैंड है, इसके बगल में ब्रिटेन है, और यहाँ फ्रांस है, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम, जर्मनी।
आल्प्स का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्विट्जरलैंड और इटली है, ये स्विट्जरलैंड और इटली, इसके बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। इसको याद करने के लिए स्विट्जरलैंड हर कोई जाना चाहता है क्योंकि बहुत सुंदर देश है, तो समझिए, और इटली भी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विश्व विरासत स्थल है 55, और ऐसे 55 अब चीन का भी हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। और चौथा या 5वां स्थान पर भारत आता है, जिसका 38 विश्व विरासत स्थल है। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कैसे याद रख सकते हैं। तो ग्रेट है, जहाँ देखने जाएंगे वो ग्रेट, और जब सुंदर चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसमें सुगंध का भी ख्याल आता है, तो इस कारण ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ओके फ्रेंड, इसको याद करने का तरीका ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा है। ब्रेनर से आ रहा है माइंड में कि ब्रेन। और ऑस्ट्रिया ने प्रथम विश्व युद्ध में साइबेरिया पर आक्रमण किया था, तो जो आक्रमण करने वाला होगा उसके पास तो माइंड होगा ही, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा है, यानी कि ब्रेन। तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। नेक्स्ट, पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस और स्पेन है, इधर फ्रांस इधर स्पेन है, तो इसके बीच पेरिनीज पर्वत है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज पर्वत यानी कि कहाँ है, तो यहाँ पर है, जो कि सीमा बना रहा है। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि फ्रांस के पैर के नीचे स्पेन है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है, तो पेरिनीज, पैर के नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, पेरिनीज यहाँ पर्वत लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये स्पेन है और ये फ्रांस है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। देखिए यहाँ लंदन और यहाँ पर पेरिस, भूमिगत रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग पेरिस और लंदन को जोड़ता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। पो इटली की और गंगा कहा जाता है पो नदी को। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहा जाता है, समुद्र की रानी भी कहा जाता है। किसानों का देश फ्रांस, लेकिन कृषि प्रधान देश इटली है, जिसे कि यूरोप का भारत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नॉर्वे के स्लेबार्ड। नॉर्वे के स्लेवार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। नॉर्वे के स्लेवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। ये फ्रेंड्स नॉर्वे, फिर से नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जो कि स्वीडन के बगल में है नॉर्वे, और स्वीडन के बगल में फिनलैंड भी है। और नॉर्वे में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार। नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। अब इसको समझिए फ्रेंड्स, आप सुने होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, सबकी राजधानी लंदन। कुछ समझ में नहीं आया, लगता है कि सब एक ही देश का नाम है, और जैसे कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान है, इसी टाइप से है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको समझना होगा। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ये स्कॉटलैंड, यहाँ पर वेल्स
और ये ब्रिटेन आते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। और यूनाइटेड किंगडम को यदि शामिल करते हैं तो ये भी आ जाता है, यानी उत्तर आयरलैंड को मिला लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड को मिला लेते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के लिए उत्तर आयरलैंड को मिलाना होगा, और वेल्स, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को मिलाने के बाद यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम, ये चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। जो नेक्स्ट ग्रेट ब्रिटेन हो गया। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को किंगडम, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। नेक्स्ट 31, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेस राज्य कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ काकेस पर्वत है, काकेसस पर्वत, और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सब यहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आपके यहाँ पर स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। काकेसस पर्वत ये एशिया का मैप है। अभी जो मैं बता रहा था, ये इस हिस्सा में पढ़ रहे हैं, ये इस हिस्सा में पढ़ रहे हैं, और काकेसस पर्वत यहाँ है, जॉर्जिया सब ये एशिया का हिस्सा है। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मास्को यह रूस की राजधानी है। मास्को 5 सागरों का पतन कहा जाता है, यह रूस की राजधानी है। और ये पांचों सागर क्या है, कौन कौन से है, तो कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लडोगा झील। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले श्वेत सागर, जो खेत सागर लिखा हुआ है बुक में कहीं, उसके बाद यहाँ लडोगा झील, यहाँ पर लडोगा झील है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं खाली स्थान, ये लडोगा झील। बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, लडोगा झील, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर, ये इस टाइप से यहाँ सीमा बना रही है रूस की। तो इसीलिए मास्को को 5 सागरों का पतन कहते हैं। कौन कौन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और लडोगा झील और श्वेत सागर। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा का सबसे बड़ा केंद्र है, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। तो बेल्जियम कहाँ है फ्रेंड्स, देखिए ये बेल्जियम है फ्रेंड्स, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और यह विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जैसा कि अपना भारत का सूरत। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका आज का वीडियो यूरोप का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें फ्रेंड्स। आपने अपना बहुमूल्य समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर में रहें। जय हिंद दोस्तों।